मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोगों को। आप आ गए हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल पर, जहां मकसद है सिर्फ आपको लक्ष्य तक पहुंचाना। विद्यार्थियों, यदि आपकी जिद जीतने की है तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। जब तक आप जीत नहीं जाते हैं तब तक आपकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा। इसलिए दुनिया को पहले जीत के दिखाओगे और ये बता दीजिए कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, इसलिए दुनिया से हार नहीं मानी है। नहीं तो पहुँच तो हम वहाँ भी गए थे जहाँ से अक्सर लोगों की वापसी नहीं होती है। उम्मीदों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। साथियों, अपने पैरों पर अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। तुम लोग भी जिद्दी बन जाओ, यदि मंजिल जिद पर अड़ी है। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है आपकी टक्कर में। फिर जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे की आने वाली कक्षाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहें। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जिसमें हम आदिकाल की मैराथन सीरीज को आदि से अंत तक देखने वाले हैं। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है? आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल, प्रगतिवादी काल। तो आप सभी को अपना सही उत्तर देना है। यदि आप सभी का उत्तर आया है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा वीरगाथा काल, आदिकाल का एक अन्य दूसरा नाम है। और ये वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसी प्रकार जो है बहुत से नाम हैं आदिकाल के, जैसे कि बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। संधि काल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। और भी कई प्रकार के इसके नाम समय समय पर आते रहे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सरहपा सोमप्रभ सूरि गोरखनाथ हेमचंद्र, गोरखनाथ सोमप्रभ सूरि सरहपा हेमचंद्र, सरहपा गोरखनाथ हेमचंद्र सोमप्रभ सूरि, सोमप्रभ सूरि गोरखनाथ सरहपा हेमचंद्र। आप सभी के सही उत्तर का हमें इंतजार है। तो यदि आप सभी का उत्तर आया है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी पहले समय है सरहपा का, उसके बाद में गोरखनाथ का, उसके बाद में हेमचंद्र का, उसके बाद में सोमप्रभ सूरि जी का। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न है आपके सामने आया। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु। तो आप सब जानते हैं कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। आपका सही जवाब हमें चाहिए। तो आप सब ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी वर्षा ऋतु, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये आल्हा जो है आपके खासकर उत्तर प्रदेश बैसवाड़ा में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। कहाँ? उत्तर प्रदेश बैसवाड़ा में। फिर हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ में क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे कौन सी रचना किसकी है, फिर कूट के अनुसार अपने उत्तर को सही करेंगे। क्या है? खुमान रासो किसने लिखा है? तो आप जानते हैं ये रचना जो है दलपत विजय की है। परमाल रासो किसने लिखा है? तो ये रचना जगनिक की है।
बीसल देव रासो किसने लिखा है? नरपत नाल्ह जी ने। और पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किसने लिखा है? आपके चंदबरदाई जी ने। तो जो सही उत्तर कूट में होगा आपका विकल्प ए राइट आंसर माना जाएगा। यदि आप सभी ने उत्तर ए दिया है तो सही जवाब होगा आप लोगों का। फिर अगले क्रम की तरफ चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि, रासक परंपरा के कवि। क्या होगा सही जवाब? हमें इंतजार है। तो आप सबने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को जो है संधा भाषा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, क्या है? इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ में आपको सुमेलित करना है। तो चलिए पहले हम सुमेलित कर लेते हैं और उसके बाद में आपको कूट के अनुसार सही जवाब देना होगा। तो विजयपाल रासो ये जो है अपभ्रंश की रचना है। उसके बाद में चर्या गीत ये जो है संधा भाषा की रचना है। कीर्तिलता ये जो है आपकी किस भाषा की रचना है? तो उसका नाम है आपका, इसमें जो है दिया नहीं है, ये अवहट्ट भाषा की रचना है। और खुसरो की पहेलियाँ ये किस भाषा में आती है? तो वो आपकी है हिंदवी भाषा में। आप इसको मानना चाहें तो मान सकते हैं। कीर्तिलता जो है ये आपकी है अवहट्ट भाषा में, जो कि इस विकल्प में नहीं है। फिर जो है इस सही क्रम के अनुसार सही कूट आपका उत्तर क्या होगा? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है क्या, यानी विजयपाल रासो जो है अपभ्रंश है, तो ए का 2 किस्में हैं, आपका ये लगा हुआ है। फिर बी का 3 किस्में लगा है, ये लगा हुआ है। फिर कीर्तिलता को आपको ये मैथिली दिखा रहा है, ये लगा हुआ है। खुसरो की पहेलियाँ यानी कि जो है सी आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर जो है अगले प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। आपकी जो है पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है किस रासो काव्य की हैं। 12 बरस लव कूकर जीवे, अरु 13 लव जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। सही उत्तर आप सभी का हमें चाहिए। आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी तो बिल्कुल सही जवाब होगा परमाल रासो। और इसको लिखा किसने है विद्यार्थियों? तो वो आपके हैं जगनिक जी। और इसी को जो है आलखंड भी कहा जाता है। बढ़ेंगे हम अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। आप सभी को अपना सही उत्तर फटाफट करना है। तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? यदि आपका उत्तर आया है विकल्प सी डिंगल भाषा तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद, स्वयंभू। सही उत्तर आप सभी को देना है। शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चयन किया है विकल्प बी हेमचंद्र तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक, रहीमदास, अमीर खुसरो, अकबर। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चयन किया है विकल्प सी अमीर खुसरो तो बिल्कुल सही जवाब होगा खालिक बारी। नजराने हिंदी, नजराने हिंदी और हालाते कन्हैया, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अमीर खुसरो
जी की। इसके अतिरिक्त इन्होंने दो सुखने, गज़ल, पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले इत्यादि सब कुछ लिखने का काम किया है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपके सही उत्तर का हमें इंतजार है। तो आप सब ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो बिल्कुल सही होगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी इनमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने माना है। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म संगत है उसे आपको चयन करना है। बीसल देव रासो, नरपति नाल्ह, खुमार रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, चंदबरदाई, परमाल रासो, दलपत विजय। क्या होगा सही जवाब? आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यदि आपने चयन किया है विकल्प ए बीसल देवरासो, नरपति नाल्ह। और बाकी जो है सारे के सारे विकल्प आपके गलत हैं। खुमार रासो ये जो आप देख रहे हो इसको दलपत विजय जी ने लिखा है, और परमाल रासो आप जो देख रहे हो इसको जगनिक जी ने लिखा है, ठीक है। और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य को लिखने का काम किया है। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका, राउल वेल किसकी रचना है? चंद बरदाई, रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा, स्वयंभू। क्या है सही उत्तर? आप सभी को फटाफट से बताना है। आप जानते हैं ये रचना किसकी है। तो आपका यदि उत्तर आया है विकल्प बी रोड़ा कवि तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और यह क्या है विद्यार्थियों? एक जो है शिलांकित कृति है। किस प्रकार की है? शिलांकित कृति है। और शिलांकित का मतलब होता है जिसको शिलाओं के ऊपर पहले लिखा गया था। और ये जो है चंपू काव्य है। चंपू काव्य, चंपू काव्य विद्यार्थियों उसे कहते हैं जो रचना गद्य और पद्य में मिला करके लिखी जाती है। चलेंगे हम अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दतासी, पंडित राम नारायण दूगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर आपका अगला प्रश्न है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? आपको चयन करके उत्तर देना है। क्या होगा हम लोग देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास। नेमिनाथ रास, स्थूलभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ रास, स्थूलभद्र रास। आप सभी का सही जवाब आना चाहिए। तो यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अर्थात पहले भरतेश्वर बाहुबली रास का जो है प्रकाशन होता है, उसके बाद में स्थूलभद्र रास का, उसके बाद में नेमिनाथ रास का, उसके बाद में संगीत रत्नाकर का। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, पौमचर्यु किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंदबरदाई। क्या है सही आंसर? आपको करना है। पौमचर्यु किसकी रचना है? यदि आप सबने अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प सी स्वयंभू तो बिल्कुल आपका सही जवाब माना जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। फिर कूट के अनुसार आपको सही उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। राउल वेल किसने लिखा है?
रोड़ा कवि की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा है? दामोदर बीसल देवरासु, ये जो है नरपत नाल्ल जी की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर भट्ट जी की रचना है। तो इनमें से जो आपका सही कूट होगा वो है आपका विकल्प ए इज राइट आंसर, यदि आप सबने दिया है। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के, 11वीं शताब्दी के? आप सभी को अपना सही उत्तर करना है। हमें इंतजार है आपके जवाब का। तो आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प सी 10वीं शताब्दी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुष्पदंत जो है 10वीं शताब्दी के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर, सरहपा, पुष्पदंत, शबरपा? किसने लिखा है दोहा कोश? फटाफट आप सभी का सही उत्तर आना चाहिए। तो आप सबने अपना उत्तर दे दिया होगा। यदि विकल्प सी यानी बी सरहपा, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। दोहा कोश किसकी रचना है? तो आपके सरहपा कवि की है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। कुवलय माला कथा, राउल वेल उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। राउल वेल कुवलय माला कथा, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल कुवलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल कुवलय माला कथा। तो आप सबने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। यानी पहले जो है कुवलय माला कथा का प्रकाशन होता है, उसके बाद में राउल वेल का, उसके बाद में उक्त व्यक्ति प्रकरण रचना का, और उसके बाद में वर्ण रत्नाकर रचना का प्रकाशन होता है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ में क्या करना है? आपको सुमेलित करना है, और आपका सही जवाब कूट के अनुसार होगा। चलिए हम देखते हैं कौन सी रचना किसकी है, आप सभी को बताना है। तो स्वयंभू जी की रचना कौन सी है? वो है आपकी पौम चर्यू। फिर उसके बाद में पुष्प दंत जी की रचना कौन सी है? तो वो है आपकी महापुराण। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश रासक। और फिर जो है शबरपा जी की रचना कौन सी है? चर्या पद। अब आपको देखना है कूट के अनुसार सही उत्तर क्या होगा। तो वो है आपका विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य से, नाथ साहित्य से, जैन काव्य से? आपके सही उत्तर का हमें इंतजार है। तो आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है सिद्ध साहित्य विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सरहपा जो है सिद्ध साहित्य के कवि हैं, और इसी में जो है शबरपा, लुईपा, कणहपा, डोम्भिपा, कुक्करिपा आदि 84 सिद्धों की गणना की जाती है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा, बरवे, कुंडलियां, सवैया? आपका समय शुरू हो गया है। सही उत्तर आप सभी को करना है। क्या है अपभ्रंश का मुख्य छंद? तो आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प ए दोहा, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा। अगला आपका प्रश्न है परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, योगींद्र या जोइंदु, हेमचंद्र, मेरुतुंग? आपके सही उत्तर का हमें इंतजार है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प बी जोइंदु, तो बिल्कुल सही जवाब है। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? जोइंदु नामक कवि की। इनकी एक और रचना है योगसार, वो भी बहुत प्रसिद्ध मानी गई है। अगला आपका प्रश्न है
काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? खुमार रासो, बीसल देव रासो, चंदनवाला रास, पौमचर्यु। बीसल देव रासो, चंदनवाला रास, पौमचर्यु, खुमार रासो। पौमचर्यु, खुमार रासो, बीसल देव रासो, चंदनवाला रास। चंदनवाला रास, पौमचर्यु, खुमार रासो, बीसल देव रासो। क्या है सही आंसर? आप सभी को फटाफट बताना है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी पहले जो है पौमचर्यु का प्रकाशन हुआ है, उसके बाद में खुमार रासों का, उसके बाद में बीसल देव रासों का, और उसके बाद में चंदनवाला रास रचना का प्रकाशन होता है। अगले क्रम की ओर हम सभी लोग चलते हैं। क्या है आपका प्रश्न? सबरस के रचनाकार हैं, यानी कौन हैं? मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंशा अल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। आपको अपना उत्तर देना है। तो आप सभी ने विद्यार्थियों यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प ए मुल्ला वजही, तो बिल्कुल सही उत्तर है। यानी सबरस किसकी रचना है? मुल्ला वजही जी की। अगले क्रम की तरफ चलेंगे। आपका प्रश्न है, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू, घाघ भड्डरी, गोरखनाथ, अद्दहमाण। आप सब जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है, इसलिए आपका बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो आप सब ने चुना है यदि अपना उत्तर विकल्प सी गोरखनाथ, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। हठ योग का प्रभाव गोरखनाथ जी के ऊपर देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं रोड़ा कवि, उद्योतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। कौन है इसका रचनाकार? तो आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी उद्योतन सूरी, तो बिल्कुल सही जवाब है। यानी कुवलय माला कथा रचना के रचनाकार कौन है? उद्योतन सूर्य जी। हम सभी लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अद्दहमाण की रचना है इनमें से, वो आपको बताना है। प्राकृत पैंगलम, संदेश राशक, जयचंद्र प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि। कौन सी है अद्दहमाण की रचना, उसे आपको बताना है। तो यदि आप सबका उत्तर आया है विकल्प बी संदेश राशक, तो बिल्कुल सही जवाब होगा अद्दहमाण की रचना। अद्दहमाण मतलब अब्दुल रहमान की रचना का नाम क्या है? संदेश राशक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं, उन्हें आपको बताना है। सरहपा, हेमचंद्र, शबरपा, स्वयंभू। कौन है 8वीं शताब्दी के कवि जो नहीं हैं? आपका सही उत्तर आना चाहिए। तो आपने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी हेमचंद्र, तो बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि हेमचंद्र जो हैं विद्यार्थियों, ये 11वीं शताब्दी के कवि हैं, और बाकी लोग सरहपा, शबरपा, स्वयंभू, ये सब 8वीं शताब्दी के कवि माने गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है कौन सी है? रिठणेमिचर्यु, अड़य कुमार चर्यु, पौमचर्यु, भविष्यत कहा। आपके सही उत्तर का हमें इंतजार है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना का नाम क्या है? तो आप सब ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प बी अड़य कुमार चर्यु, तो बिल्कुल सही है। अड़य कुमार चर्यु ये पुष्पदंत जी की प्रबंधात्मक रचना है। आपका अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, वसंत विलास। क्या होगा सही जवाब? आपको देना है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की जो पहली पुस्तक मानी गई है। तो यदि आप सबका उत्तर आया है विकल्प बी वर्ण रत्नाकर, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलेंगे हम अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश राशक, कीर्तिलता।
दोहा कोश, संदेश रासक, श्रावकाचार, कीर्तिलता। संदेश रासक, दोहा कोश, कीर्तिलता, श्रावकाचार। दोहा कोश, श्रावकाचार, कीर्तिलता, संदेश रासक। सही उत्तर आप सभी को देना है। तो यदि आप सबका उत्तर आया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। दोहा कोश का पहले प्रकाशन हुआ है, उसके बाद में श्रावकाचार का, उसके बाद में संदेश राशक का और उसके बाद में कीर्तिलता रचना का प्रकाशन होता है। हम सभी चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर देना है। क्या है आपका प्रश्न? एक तरफ है आपकी रचनाएं और दूसरी तरफ है आपके रचनाकार। तो पहली रचना का नाम क्या है? कुमार पाल प्रतिबोध। किसकी है ये? जैन सोमप्रभ सूर्य जी की। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? जैन आचार्य मेरतुंग की। कुमार पाल चरित किसकी है? हेमचंद्र जी की। और हमीर रासो किसने लिखा है? शारंगधर जी ने। तो इस प्रकार आपको कूट मिलान कर लेना है, यानी ए का तीसरा किसमें है? तो आपका ये है, और बी का दूसरा किसमें है? ये लगा है, और सी का एक ये लगा है, और डी का 5 ये लगा है, यानी विकल्प ए कोड आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। फिर कूट के अनुसार आपको सही उत्तर देना है। तो सबसे पहले रचना कौन सी है आपकी? राठौड़ारी ख्यात। किसने लिखा है इस रचना को? किसकी है? तो इसको लिखा है आपके दयाल दास जी ने। फिर दूसरी रचना है आपकी वैराट पुराण। ये किसकी है? आपके गोरखनाथ जी ने लिखा है। उसके बाद में पुष्प दंत, इसमें जो है ये इधर पहले कवि का नाम दे दिया है इधर घुमा फिरा करके। तो जो पुष्पदंत की रचना है उसका नाम क्या है? उत्तर पुराण। और जिनिदत्त सूर्य जी की रचना कौन सी है? उपदेश रसायन रास। इस प्रकार जो आपका सही कूट माना जाएगा उत्तर में, वो है आपका विकल्प बी। यदि आप सभी का आया है तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? वज्र, अग्नि, चित्र और ज्ञान। क्या होगा आपको बताना है फटाफट अपना सही उत्तर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? यदि आप सबका उत्तर आया है विकल्प डी ज्ञान, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला, कथा। व्याकरण ग्रंथ के रूप में कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो आप सबने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार संगत क्रम क्या होगा उसे आपको बताना है। कुवलयमाला, कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, कीर्तिलता। कुवलयमाला, कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। राउल वेल, कुवलयमाला, कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, कुवलयमाला, कथा, कीर्तिलता। सही जवाब आप सभी को देना है। तो आपने यदि अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी पहले जो है कुवलयमाला कथा का प्रकाशन होता है, उसके बाद में राउल वेल का, उसके बाद में उक्ति व्यक्ति प्रकरण का, और उसके बाद में कीर्तिलता रचना का प्रकाशन होता है। और हम सभी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन हैं आपको बताना है। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। कौन है सबसे पुराने?
तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी विद्यापति, तो बिल्कुल राइट आंसर है। चूंकि विद्यापति ये जो है किस में आते हैं, आदिकाल के और भक्ति काल के बीच की कड़ी के कवि माने गए हैं। और तुलसीदास, सूरदास ये भक्ति काल के हैं और ये बिहारी जी आपके रीतिकाल के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जालंधरी पाव, भरथरी, कड़हपा, चुड़कर नाथ। सही उत्तर हमें चाहिए। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी कड़हपा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से जो कड़हपा है वो नाथपंथी साधकों में नहीं आते हैं और जालंधरी पाव, भरथरी, चुड़कर नाथ ये नाथपंथियों में गिने जाते हैं। और नाथों की संख्या कितनी है? 9। कड़हपा जो आप देख रहे हैं ये किस में आते हैं विद्यार्थियों? तो इनकी गणना जो है सिद्धों में की गई है और सिद्धों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 84। चलेंगे हम अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनमें से कोई नहीं। तो गोरखबानी का संपादन किसने किया है? आपको सही उत्तर करना है। तो आपका यदि उत्तर आया है विकल्प सी पीताम्बर दत्त बड़थवाल, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला आपका प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में, मुंज रासों में, इनमें से कोई नहीं। किस ग्रंथ में कहा गया है? आप सबको उत्तर देना है। तो यदि आपका उत्तर आया है विकल्प ए शिव सिंह सरोज, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी चंदबरदाई को छप्पयों का राजा शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कहा गया है। और शिव सिंह सरोज ये ग्रंथ किसका है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी का। किसका है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी का। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। मुनिजिन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या होगा सही जवाब? इसका आपको बताना है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विपक्ष में कहा था। जब शुक्ल जी ने ये बात रखी थी कि कथा की परीक्षा इतिहास के दृष्टिकोण से करनी चाहिए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या बताते हैं कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, क्या है? निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप सभी को बताना है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। सही जवाब आप सभी को देना है। तो आपने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी क्या है? सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, अर्थात पिंगल भाषा में नहीं हुआ है। और सही जो है उसे भी हम देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर रहा है, ठीक बात है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि जो है कौन रहे हैं? सरहपा रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे।
आपका अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोपीचंद। किसने लिखा है कौल ज्ञान निर्णय? तो आप सबका यह जवाब आया है विकल्प सी, मत्स्येंद्र नाथ। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौल ज्ञान निर्णय रचना किसकी है? मत्स्येंद्र नाथ जी की। और मत्स्येंद्र नाथ ये जो है नाथ साहित्य के कवि हैं और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमार रासो, ढोला मारूरा दूहा, भारतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक, जस चंद्रिका। तो कौन सी रचना है जो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचना मानी गई है? तो आप सभी का ये जवाब आया है विकल्प सी, भारतेश्वर बाहुबली रास। तो बिल्कुल सही है, भारतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना इनमें से है। आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपके लिए। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। इस प्रश्न को थोड़ा घुमा करके आपसे पूछा गया है, आपको सही उत्तर करना है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो यदि आपने उत्तर चुना है अपना विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। आगे चलेंगे। अगला आपका प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्या होगा? सही जवाब आपका आना चाहिए। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जिन्होंने कहा है उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। यदि आपका उत्तर विकल्प ए आया है तो बिल्कुल सही होगा। आचार्य शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल चारण काल कहा है, और ग्रियर्सन ने जो है क्या कहा है, इसको चारण काल नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। क्या नहीं है उसे आपको बताना है। तो आप सबका यदि उत्तर आ रहा है विकल्प सी, सिख साहित्य, तो बिल्कुल सही होगा। यानी आदिकाल में सिख साहित्य नाम की कोई काव्यधारा नहीं है। जैन साहित्य लिखा गया है, सिद्ध साहित्य लिखा गया है, नाथ साहित्य भी लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जो है रासो साहित्य भी लिखा गया है और अपभ्रंश साहित्य भी लिखा गया है। लेकिन जो है आपका ये सिख साहित्य नहीं लिखा गया है। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा रहा है? शांत, हास्य, करुण, वीर। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए आप लोगों का। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, देखने में छोटा है लेकिन आपका प्यारा उत्तर भी आना चाहिए। तो यदि आप सबने उत्तर दिया है अपना विकल्प डी, वीर रस, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस रहा है वो है आपका वीर रस। आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूर्य को, स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपको फटाफट उत्तर करना है। तो यदि आप सभी का उत्तर आया है विकल्प डी, स्वयंभू, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू कवि को कहा जाता है। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा है आपको बताना है, फटाफट अपना जवाब देना है। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी
हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल यानी आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ग्रियर्सन जी ने क्या कहा है? चारण काल। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। और राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है? चारण काल और संधि काल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बीसल देव के, महाराणा प्रताप के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। क्या होगा सही जवाब? यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य को लिखा है, जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है और चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद बरदाई, जगनिक, मुल्ला दाऊद, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने अगले प्रश्न में इसका जिक्र भी किया है। तो आप सबका यदि उत्तर आ रहा है विकल्प ए चंद बरदाई, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद बरदाई जी की। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। आप सभी को बिल्कुल सही उत्तर देना है इस प्रश्न का भी। तो यदि आपका उत्तर आया है विकल्प ए राम कुमार वर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा जी ने माना है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। फटाफट आप सभी को अपना सही उत्तर करना है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो आप सबने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, यानी सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यही अर्थ है महामुद्रा का। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का चित्रण किस में मिलता है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमाड़ रासों में, हमीर रासों में। बिल्कुल आपको सही जवाब बगैर किसी देरी के बताना है। आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का चित्रण किसमें है? तो यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प ए परमाल रासों में, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और परमाल रासों को आल्ह खंड भी कहा गया है। क्या? आल्ह खंड भी कहा गया है। और इसको लिखा किसने है? जगनिक जी ने। किसने लिखा है? जगनिक जी ने। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चुड़करनाथ। कौन है नाथ पंथ के प्रणेता? आप सभी को बताना है। तो यदि आप सभी का सही जवाब आ रहा है क्या विकल्प सी गोरखनाथ, तो बिल्कुल सही है। यानी नाथ पंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं? गुरु गोरखनाथ जी। फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका? अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपका। शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर मुनि, धनपाल। आप सभी का सही जवाब हमें चाहिए। फटाफट दीजिए बगैर किसी देरी के। अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है?
तो यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प बी पुष्पदंत, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? पुष्पदंत नामक कवि को। और पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी माना गया है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस मैराथन सीरीज के अंतर्गत देखा जाना समझा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण हम आपको लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। आप सभी को मिलेंगे हम पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।